प्यारे विद्यार्थियों, इतिहास की पिछली जो भी तासिकाएँ हुई उसमें हमने पहला पाठ पूर्ण किया और मुझे आशा है कि आपने उसका स्वाध्याय अच्छी तरह से अपने नोटबुक में लिखा होगा और मैंने जो भी उपक्रम आपको करने के लिए कहे थे वो आपने किए होंगे। अब हमें दूसरी पाठ की ओर बढ़ना है। दूसरे पाठ का नाम है शिवाजी महाराज से पूर्व का भारत। अब ये मध्ययुगीन कालखंड में शिवाजी महाराज की राजसत्ता का उदय, मराठों का उदय, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण घटना है। और उस घटना के पूर्व, शिवाजी महाराज के पूर्व भारत में परिस्थिति कैसी थी, भारत में कौन कौन से राजाओं की सत्ता थी और परकियों का आक्रमण किस प्रकार से हुआ, उन्होंने कौन कौन से प्रदेशों को पहले जीत लिया, ये भी हमको समझ लेना आवश्यक है। इसलिए शिवाजी महाराज के पूर्व में भारत की परिस्थिति कैसी थी, कौन कौन सी सत्ता उसमें थी, उसकी जानकारी होना हमको जरूरी है। इसलिए मैं आपको पाठ यह समझाना चाहूँगा। पृष्ठ क्रमांक 5 खोलो, पाठ क्रमांक 2, पाठ का नाम है शिवाजी महाराज का पूर्व का भारत। तो संक्षिप्त रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 8वीं शताब्दी से लेकर हम चलते हैं, क्योंकि मध्ययुगीन काल का इतिहास 9वीं शताब्दी से शुरू होता है। तो 8वीं शताब्दी में बंगाल में पाल नाम का एक विख्यात राजवंश था। उसी प्रकार अगर आप मध्य भारत में आएंगे तो गुर्जर एवं प्रतिहार राजाओं की सत्ता थी, जिनकी सत्ता कहाँ कहाँ तक फैली थी। आंध्र, कलिंग, विदर्भ, कलिंग यानी अभी का उड़ीसा प्रांत, पश्चिम काठियावाड़, कन्नौज, गुजरात तक इनके सत्ता का विस्तार था। उसके बाद अगर आप उत्तर भारत की बात करें तो वहाँ पे राजपूत के प्रमुख दो वंश थे, एक गढ़वाल वंश और दूसरा था परमार वंश। तो राजपूतों के पराक्रमी राजा में पृथ्वीराज चौहान का नाम लिया जाता है, जो कि जिनकी राजधानी दिल्ली थी और दिल्ली के आजू बाजू के प्रदेश में उनका राज्य था। मगर मोहम्मद घुरी का उन्होंने तराई की लड़ाई में पराभव भी किया था, मगर बाद में अगले साल मोहम्मद घुरी ने फिर से आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और दिल्ली की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद अगर आप दक्षिण भारत की ओर बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा दक्षिण भारत में तमिलनाडु के जो चोल वंश है वहाँ की सत्ता बहुत अनन्य साधारण वहाँ पर महत्व है, जिसके दो राजाओं का प्रमुखता से नाम लिया जाता है, राजराज एवं प्रथम एवं राजेंद्र प्रथम। उन्होंने, उनकी नौसेना बहुत ही काबिले तारीफ थी और उन्होंने नौसेना के बल पर ही मालदीव द्वीप और श्रीलंका को जीत लिया था। अब कर्नाटक की तरफ अगर आप आते हो तो कर्नाटक में आपको पता चलेगा कि वहाँ पर होयसड़ राजवंश की सत्ता थी। उसके बाद में महाराष्ट्र की ओर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर राष्ट्रकूट राजाओं की सत्ता थी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी। गोविंद तृतीय के कार्यकाल में राष्ट्रकूट की सत्ता कन्नौज से लेकर रामेश्वर तक फैली हुई थी। कालांतर में कृष्ण तृतीय ने इलाहाबाद तक का प्रदेश जीत लिया था। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो शिलाहारों के 3 प्रमुख वंश पश्चिम महाराष्ट्र में उदित हुए, यानी जिनका उदय हुआ था। पहला वंश था कोकण में ठाणे और रायगढ़, दूसरा वंश था दक्षिण कोकण तथा तीसरा वंश था जो कि कोल्हापुर, सातारा, सांगली और बेलगांव इस प्रदेशों में उनकी सत्ता थी। तो शिवाजी महाराज के पूर्व काल में अंत तक महाराष्ट्र में यादव की भी एक वैभवशाली सत्ता थी और इस यादव की वैभवशाली सत्ता में भिल्लम पंचम, ये जो प्रमुख राजा है, उसकी राजधानी औरंगाबाद के समीप देवगिरी में थी, जिसको आज हम दौलताबाद के नाम से जानते हैं। उसने कृष्णा नदी के पार अपनी सत्ता का विस्तार किया था और यादव राजाओं के शासनकाल में ही मराठी भाषा और मराठी साहित्य का स्वर्ण उसको माना जाता है। इसी कालखंड में महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय एवं महानुभाव संप्रदायों का उदय हुआ था। अब हम भारत में कौन कौन से दिशाओं से आक्रमण हुए भारत में और भारत में कौन से राजाओं का आक्रमण भारत में हुआ, इसकी जानकारी भी हमको प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। तो पश्चिमोत्तर दिशा में आक्रमण, यद्यपि महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट और यादव जैसे स्थानीय घरानों की सत्ता थी, फिर भी उत्तर में इन सत्ताओं को जीतकर अपना आधिपत्य किसने स्थापित किया, ये भी हमको देखना है। मध्य पूर्व में अरब सत्ता का उदय हुआ था
और साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अरब सत्ताधीश भारत की ओर मुड़े। और 8वीं शताब्दी में अरब सेनानी मोहम्मद बिन कासिम, जिसका नाम है, उसने सिंध प्रांत पर आक्रमण किया। और सिंध में तब राजा दाहिर था। दाहिर राजा का उसने पराभव किया और सिंध का पूरा प्रांत, जो कि आज के पाकिस्तान अफगानिस्तान है, जिसको हम अफगानिस्तान कहते हैं, वो प्रांत उसने पूरी तरह से जीत लिया। और वही भारत, अरबों की भारत के साथ में वहीं से राजनीतिक संबंध प्रस्तापित होने शुरू हो गए। उसके बाद में तुर्की, अफगानी और मुगल भी भारत में आए। ईस्वी सन 11वीं शताब्दी में भारत पर तुर्कियों के आक्रमण का प्रारंभ हुआ। उसने अपने सत्ता का विस्तार करते हुए भारत के पश्चिमोत्तर सीमा तक पहुँचे। गजनी का सुल्तान महमूद ने भारत पर अनेक आक्रमण किए। इन आक्रमण में उसने मथुरा, वृंदावन, कन्नौज, सोमनाथ के संपन्न मंदिरों को लूटा और वहाँ की विपुल संपत्ति अपने साथ लेकर चले गया। और उसी ज़माने में एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय भारत में था, जिसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। और वहाँ पर बहुत सारी किताबों की संपत्ति रखी गई थी, यानी ज्ञान की संपत्ति हम जिसको कह सकते हैं। तो उनका ही एक जो सेनापति था, जिसका नाम था बख्तियार खलजी, उसने विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के पूरे ग्रंथालय को जला डाला था। अब उत्तर भारत में सुल्तान शाही कैसे प्रारंभ हुई, सुल्तान शाही की स्थापना किसने की और सुल्तान शाही का कालखंड क्या है, यह भी हमको देखना है। नीचे देखो, उत्तर की सुल्तान शाही लिखा हुआ है, उसमें हम देखते हैं उत्तर की सुल्तान शाही। उत्तर की सुल्तान शाही में अगर आप देखेंगे तो ईस्वी सन 1175 से लेके 1178 में अफगानिस्तान में गौर के सुल्तान मोहम्मद घुरी ने भारत पर आक्रमण किए और भारत में जीते हुए प्रदेशों का प्रशासन चलाने के लिए उसने कुतुबुद्दीन ऐबक नाम के एक व्यक्ति की नियुक्ति की। ईस्वी सन 1206 में मोहम्मद घुरी के मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आधिपत्य में भारतीय प्रदेश का शासन स्वतंत्रतापूर्वक चलाना आरंभ किया। और ऐबक जो था ये मूलतः गुलाम था, इसलिए उस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा है। तो गुलाम वंश में कौन कौन से राजा होकर गए, तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात अल्तमश, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक और इब्राहिम लोदी आदि सुल्तानों ने भारत पर शासन किया। अब हमको एक दक्षिण में बहुत बड़ा एक साम्राज्य था शिवाजी महाराज के पहले, छत्रपति शिवाजी महाराज के पूर्व में, उस राज्य का नाम था विजयनगर का राज्य। उसकी स्थापना किसने की और कौन से कालखंड में यह स्थापना हुई और प्रमुख राजा कौन से हैं, ये भी जानकारी हमको प्राप्त करना है। तो दिल्ली में जो सुल्तान शाही थी उसमें जो था मोहम्मद तुगलक, उसके ही कार्यकाल में दक्षिण भारत में दो भाई थे जिनका नाम था हरिहर और बुक्क, जो दिल्ली की सुल्तान शाही में सरदार थे। उन्होंने दक्षिण भारत में विद्रोह कर दिया और उन्होंने एक खुद का राज्य स्थापन किया, जिस राज्य को हम विजयनगर के राज्य के रूप में जानते हैं। ये कालखंड था 1300 ईस्वी सन 1336। और उन्होंने आज का जो कर्नाटक है, कर्नाटक में हम्पी शहर है, वह उनकी राजधानी थी। हरिहर राजा के बाद में बुक्क राजा सत्तासीन हुए और रामेश्वर तक बुक्का ने पूरा प्रदेश अपने आधिपत्य में लाया। और अगर आप देखें, विजयनगर के साम्राज्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जिनका नाम आज भी लिया जाता है, ऐसे एक राजा होकर गए जिनका नाम है कृष्णदेवराय। ईस्वी सन 1509 में कृष्णदेवराय विजयनगर के शासक बने। उन्होंने विजयवाड़ा, राजमहेंद्री प्रदेशों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया और बहमनी सुल्तान महमूद शाह के नेतृत्व में एकत्रित हुए सुल्तानों के सैन्य संघ की उसने पराजय की। कृष्णदेवराय के कार्यकाल में ही विजयनगर राज्य पूर्व से कटक से लेकर पश्चिम में गोवा तक और उत्तर में रायचूर दोआब से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ था। 1530 में कृष्णदेवराय की मृत्यु हुई। अब कृष्णदेवराय की विशेषता क्या क्या थी? कृष्णदेवराय विद्वान था। उसने तेलुगु भाषा में राजनीति से संबंधित आमुक्तमाल्यदा नामक ग्रंथ लिखा और उसके शासनकाल में ही विजयनगर में 1000 राम मंदिर और विट्ठल मंदिर का निर्माण कार्य हुआ। कृष्णदेवराय के पश्चात विजयनगर के राज्य की शक्ति घटती चली गई और कर्नाटक के राज्य तालीकोट के पास एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही, बारिश शाही और इमाद शाही, इन पांच सत्ताओं ने मिलकर विजयनगर के शासक उस समय के राम राय, इनको युद्ध में हराया और विजयनगर का पराजय हुआ। उसके बाद में विजयनगर का राज्य
समाप्त हुआ। तो यह तक की जानकारी मैंने आपको दी है। इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना है और होमवर्क इसमें यही है कि कृष्णदेव राय के बारे में आपको जानकारी लिखना है। धन्यवाद।